गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है बेटा? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फर्मी लेवल होता है ना, तो फर्मी लेवल से हमारा आता है फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है क्या है बेसिकली। देखो बेटा, अगर हम लोग फिजिक्स या क्वांटम स्टैटिक्स की बात करते हैं तो जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स होता है वो बेसिकली क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का ओवर एनर्जी स्टेट इन अ सिस्टम। कि कोई भी एक सिस्टम है तो उसमें जो एनर्जी वाले पार्टिकल जो एनर्जी गेन कर लेते हैं तो हम उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंसिस्ट ऑफ मेनी आइडेंटिकल पार्टिकल्स, और ये फॉलो करते हैं पॉलीज एक्सप्लोजन प्रिंसिपल। ये हमने पढ़ा भी होगा, इसमें 12th में केमिस्ट्री में पढ़ा था ना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसमें क्या होता था, स्पिन होता था प्लस माइनस, उसने पूरी थ्योरी दी थी अपनी। तो उसी के नाम पे ये पढ़ा है फर्मी, और पॉल के नाम पे पढ़ा है डायरेक्ट। तो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स। तो बेसिकली इसमें होता है क्या है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिकल जितने भी आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं उस पे हम स्पिन अप्लाई करते हैं। जैसे स्पिन अप्लाई करते हैं तो हमने पढ़ा था ना, है तो हाफ प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, स्पिन दो होते हैं। पॉलिज ने दिया था कि स्पिन दो होते हैं, या तो वो होगा प्लस हाफ या फिर वो होगा माइनस हाफ। अगर +2 है तो क्लॉकवाइज रोटेट करता था, माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है पार्टिकल। तो अब हमने मान लिया कि जो भी पार्टिकल है हमारा सिस्टम के अंदर वो नेग्लिजिबल म्यूचुअल इंटरेक्शन है, उसका एक दूसरे पार्टिकल के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल का इन स्टेट्स के ऊपर, वो एक ही कंडीशन के ऊपर होता है, क्या कि कोई भी दो पार्टिकल सेम स्टेट में ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। दिस इज द ओनली कंडीशन फॉर फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हमारे फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स होते हैं जब हम अप्लाई करते हैं तो हम पूरे कंप्लीट पे अप्लाई नहीं करते, एक बार हम हाफ स्पिन पे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार हमने प्लस हाफ स्पिन पे अप्लाई किया तो थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम माइनस हाफ स्पिन पे उसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब हम उन एनर्जी वाले पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फर्मी, वो ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ तो होगा ना, एक प्रिंसिपल तो होगा कि किस अकॉर्डिंग उसको करना है। तो उसको हम लोग कहते हैं फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। उसे फर्मी फंक्शन भी कहते हैं या फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। तो इट इज बेसिकली अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ एनर्जी लेवल बाय फेमिनियंस। Feminines are the only a spin integer particle which obey Pauli's explosion law। ये क्या कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वो क्या कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। किस बात की प्रोबेबिलिटी, कि अगर हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स थे तो एनर्जी गेन करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल को क्रॉस करके अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, मतलब कि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। उसकी जो एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक अंदाजा जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं फर्मी फंक्शन। और ये हमेशा हाफ स्पिन पे ही काम करता है बेटा, कभी भी फुल स्पिन पे काम नहीं करता। इट इज बेसिकली अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। नेक्स्ट देखो, अब एक होता है फर्मी लेवल और एक होता है फर्मी एनर्जी। अब फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी में डिफरेंस क्या है, तो देखो फर्मी एनर्जी क्या होती है, जो एब्सोल्यूट जीरो पे होती है। जब वो क्या था, कौन सी स्टेज थी, कल भी पढ़ाया था, इंट्रिंसिक क्या थी, IC, इंट्रिंसिक कोलिजन। स्टार्टिंग जो फेज होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता टू प्रोड्यूस करंट, उस टाइम जो एनर्जी होती है जीरो टेम्परेचर पे, उसे हम लोग कहते हैं फर्मी एनर्जी। और फर्मी लेवल क्या होता है, जब हमने कोई टेम्परेचर दिया उसको तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्साइट करके आगे चले गए, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ उसे हम लोग कहते हैं फर्मी लेवल।
उसको हम लोग कहते हैं फर्मी लेवल। तो कंफ्यूज मत होना बेटा, फर्मी एनर्जी होती है 0 केल्विन टेम्परेचर पे, और फर्मी लेवल होता है जब हमने उसको एनर्जी गेन कर ली इलेक्ट्रॉन ने, और जब वो गेन करके आगे चला जाता है तो उसमें जो एनर्जी गैप होता है उसे कहते हैं हम लोग फर्मी लेवल। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो फर्मी लेवल होता है वो कब अटेन होता है? जब हमारा टेम्परेचर क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक है, जब हम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं तो जो हमारा थर्मल मास होता है, जो कि स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो जब बिल्कुल पीक पे चले जाता है उस टाइम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है फर्मी एनर्जी का। उससे पहले इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो बेसिकली distribution of electron is done when we have a high temperature. The distribution of probability density function describe the probability that the particle occupy the available energy level. जितने एनर्जी लेवल हमारे उसमें खाली होंगे उतनी ही उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कवर करेगा। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, ये हमारा कंडक्शन बैंड था, सॉरी वैलेंस बैंड था, ये हमारा कंडक्शन बैंड। अगर यहाँ पे स्पेस ही 10 होली 10 है तो इसका मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी होगी? अगर यहाँ पे टोटल है ही 10 तो मैक्सिमम यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? यहाँ पे 10 ज्यादा तो नहीं जा सकते ना। तो अब वो जो प्रोबेबिलिटी होती है डेंसिटी फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, उसे हम लोग कहते हैं फर्मी फंक्शन, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन थे नीचे वैलेंस बॉन्ड में, यहाँ पे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके वहां जाएंगे, तो कितने जाएंगे उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम लोग कहते हैं फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अच्छा, अब जो अगर हम बोले कि फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम पढ़ते कैसे हैं, तो वी स्टडी द फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन द टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की टर्म में हम इसे पढ़ते हैं। The probability of occupancy of energy level by the energy gain electron during the half integer spin particle according to the Pauli explosion principle. Pauli explosion principle के हिसाब से जो हम लोग हाफ स्पिन के टाइम पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे कहते हैं फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब पॉली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल बेसिकली होता क्या है? तो जो पॉली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल था वो क्या था कि एक टाइम पे खाली एक ही क्वांटम स्टेट होगी। On a single time there is only a single quantum state that exists in a atom. तो जैसे ही फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स तो उनको ऐड करते हैं एनर्जी बैंड के अंदर, दे विल फिल द अवेलेबल स्टेट इन द एनर्जी बैंड। जैसे हम उसको फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होल्स की जगह देखते हैं और एनर्जी गेन करते ही अपना इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। जिनकी एनर्जी बेटा कम होती है दे आर फिल्ड फर्स्ट। जिनकी एनर्जी कम होती है उनको हम लोग पहले फिल करते हैं, फिर धीरे धीरे जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वो बाद। अब हम बात करें अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की, जो हमारा स्टार्टिंग फेज होता है, तो उसमें जो एनर्जी लेवल होते हैं वो फील्ड होते हैं किस पे? मैक्सिमम एनर्जी पे। तो उसे हम लोग कहते हैं फर्मी लेवल। अब उससे ऊपर तो कोई स्टेट नहीं बनेगी ना, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया तो ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड हुए, एनर्जी गेन की, मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो जो हमारा कंडक्शन वैलेंस बैंड होता है वो एम्प्टी होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे इलेक्ट्रॉन मूव करके ऊपर जाने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारा फर्मी फंक्शन जो होता है वो प्रोवाइड करता है प्रोबेबिलिटी दैट द एनर्जी लेवल एट एनी एनर्जी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। वो कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो भी यहाँ से जाएगा वो एनर्जी एक्साइट करेगा और ऊपर जाके कहीं ना कहीं एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इस सिस्टम को हमने कैरेक्टराइज किया इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर
ऑफ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड प्रोबेबिलिटी। तो देखो देखो बेटा, ये देखो, ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली है एक की प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके मूव करके जाएंगे कंडक्शन बैंड पे, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है कितने एक्वायर कर लेंगे, कितने एक्वायर कर लेंगे, उसे हम लोग कहते हैं फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब देखो हमने क्या किया, हमने एक उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, ठीक है, और एक उसकी जो एनर्जी थी किसकी टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म, उसके बीच में हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। तो ग्राफ हमारा क्या है बेटा, वो ग्राफ हमारा है कब, जब हमने जीरो पे किया। जीरो कौन सा स्टेट थी बेटा, जीरो वो स्टेट होती है जब सारे सारे इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, बैलेंस में, और कंडक्शन बैंड हमारा क्या रहता है बेटा, एम्प्टी, इसमें कुछ नहीं था, खाली था। तो जीरो डिविजन बनाते हैं प्रोबेबिलिटी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, 1/1, 2/2, 3/3। अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करूँ, यहाँ से देखने से क्या बनेगी, स्ट्रेट लीनियर लाइन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, के कॉमा के, दैट मीन्स कौन कौन से पॉइंट आएंगे इसके ऊपर, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, 7,7, 8,8। दैट मीन्स जब जीरो केल्विन होती है तो ड्यूरिंग द हाफ स्पिन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब करते हैं, पॉलिसने के हिसाब से करते हैं, पॉलिसने कहा था हाफ स्पिन पे करते हैं। तो जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे बेटा, तो इसमें क्या हो रहा है हमारा कि जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, सेम। दैट मींस अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कंप्लीटली 1। अगर दो हैं तो कितनी है, दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार। तो जीरो केल्विन पे वो 100% प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे और मूव करके कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड। सेकंड देखो, अब वो कहते हैं हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ा के हमने जीरो से कितना कर दिया, 235 केल्विन। जब हमने इसको 235 केल्विन कर दिया तो क्या होता है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी थी वो स्टार्टिंग में जब यहाँ से जीरो थी, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी थी, जीरो थी। जब ये 235 हुआ तो क्या होगा, जो एनर्जी जैसे जैसे हमने इंक्रीज करनी स्टार्ट की, तो जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स थे एक्साइट करना स्टार्ट करते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी पहले 100% थी कि जब वो जीरो केल्विन पे तो सारे के सारे करेंगे और सारे के सारे कंडक्शन बैंड से मूव होके वैलेंस बैंड से मूव होकर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे क्या होने लगी, कम, प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे क्या होने लगी बेटा, कम होने लगी। जैसे हमने इस एनर्जी को बढ़ाया, जब हमने इसको फर्दर बढ़ाया और बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, उतनी ही कम होती चली गई और एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती चली। क्यों, उसके पीछे रीजन था बेटा, सैचुरेशन पॉइंट। एक हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है एनर्जी गेन करने की। अब एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एनर्जी है 10, ड्यू टू कोलिजन वो मैक्सिमम कितनी कर सकता है, एक एज्यूम कर लेते हैं 10 और करेगा, तो टोटल एनर्जी कितनी कर सकता है, 20 तो करेगा ना। अब कितना ही टेम्परेचर दे लो, कितना ही कोलिजन क्रिएट करते रहो, इससे ज्यादा एबिलिटी है ही नहीं उसके अंदर एनर्जी को स्टोर करने की, ज्यादा एनर्जी उसके अंदर है ही नहीं स्टोर करने की, ठीक है। तो ये है हमारा फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ। अब देखो, अब हमने क्या किया, तीन डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे इसको देखा, तो हमने यहाँ से क्या नोटिस किया, जो फर्मी फंक्शन होता है उसके ऊपर एक फिक्स वैल्यू है। कब है फिक्स वैल्यू, ये दिस आर द वन फिक्स वैल्यू फॉर ऑल थ्री टेम्परेचर, दिस इज द पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है।
अब वो होता क्या है, वो फर्मी लेवल से फ्यू टाइम्स नीचे होता है जस्ट, इट इक्वल टू हाफ ऑफ द इक्वल एनर्जी ऑफ द फर्मी एनर्जी एंड डिक्रीज एक्सपोनेंशियली with terms of energy with a few kT larger than the Fermi energy. While when the temperature is equal to 0 Kelvin, the Fermi function depend on a step function and the transition is more gradual at infinite temperature, more so far at the higher temperature. अब देखो ये कह रहे हैं जो पॉइंट आता है कहाँ आता है, बिल्कुल सेंटर में आता है, इन द मिड ऑफ द ग्राफ। अब इसको ना और अच्छी जगह समझना, इस ग्राफ को हम एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पीछे कुछ एनर्जी है। एनर्जी हमने मान ली, पहले की एनर्जी है 0.5, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। हमने मान लिया पहला इलेक्ट्रॉन है, उसका एनर्जी है 0.5, सेकेंड है उसके पास है 1.5, थर्ड है उसके पास है 2.5, देन 3.5, देन 4.5 एंड सो ऑन। सबकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी है। हमने मान लिया हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, पहले की एनर्जी है 0.5, दूसरे की 1.5, 2.5, फर्दर एट द लास्ट वाले की इनफिनिट मान लिया हम लोगों ने। तो जितने भी एनर्जी लेवल हमने यहाँ पे किए हैं उनके पास सबके क्या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इंडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो दो से ज्यादा कोई भी दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में मूव नहीं करते, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपोजिट स्पिन में मूव करते हैं, जो अपने अपने ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस। तो जो मिनिमम एनर्जी सिस्टम को यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि अगर हमने मान लिया टोटल हमारे पास कितने थे, 20 इलेक्ट्रॉन थे, लेट वी कंसीडर टोटल ये कितने थे हमारे पास, एनर्जीज थी उनकी, और टोटल कितने थे हमारे पास 20। पहले की एनर्जी होगी 0.5, दूसरे की होगी 1.5, एस ऑन चलता रहा, टोटल कितने थे 20। तो कहता है जो मिनिमम एनर्जी होगी सिस्टम की, ताकि वो इन 20 के 20 इलेक्ट्रॉन को लोवेस्ट एनर्जी के साथ कंडक्शन बैंड में भेज सके, उस सिचुएशन पे जो टोटल कॉस्ट आएगी वो किसका होगी, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और वो कैसे पता लगा, तो वो ऐसे पता लगा, जो टेम्परेचर होता है वो जीरो तो है नहीं, वो आर्बिट्री सेट है किसका, टोटल एनर्जी का। अब टोटल एनर्जी कहाँ से आएगी, इन इलेक्ट्रॉन से आएगी। जब इन इलेक्ट्रॉन से टोटल एनर्जी आएगी तो मिनिमम पॉसिबल के साथ आएगी। जब मिनिमम पॉसिबल के साथ आएगी, जो थर्मल एनर्जी होती है वो जीरो नहीं होती, बिकॉज ऑफ द नॉन जीरो टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर जीरो नहीं होगा, हमारी नॉन थर्मल एनर्जी भी जीरो नहीं होगी। तो इस हिसाब से अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास 24 पॉसिबल डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है इन 20 इलेक्ट्रॉन्स की। अब ईच ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, अब वो अलग अलग सर्कल से हम लोग फिल कर देते हैं। अब हम अप्लाई करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू फाइंड द विच इज द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर द ऑक्यूपेंसी ऑफ द स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसे निकालते हैं, इक्वल टू द एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ ऑल पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन आते हैं उनकी क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। जब उनकी एवरेज लेते हैं ऑक्यूपेंसी की हर एक एनर्जी लेवल पे, तो उसमें जो कर्व आता है वो हमारा कर्व आता है, हमने सबकी जब एवरेज ली तो जो हमारा कर्व आता है वो हमारा ये कर्व आता है, ये ब्लू वाला, ये वहीं से आया है। हमने क्या किया, ये देखो हमने क्या ली, एवरेज ली, इस साइड हमने एनर्जी ली। तो जो हमारा यहाँ पे ग्राफ आया, ये आया हमारा फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो ब्लू से रोटेट है वो यहाँ पे भी आया, ये समझाने के लिए था, ये भी सिमिलरली हुई है, हल्का सा, ठीक है। और फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अच्छा नेक्स्ट, वो कहता है अगर इसमें जो, अब इसमें क्या होता है, जो एक्सटेंसिव तो उसमें हम लोग डोपिंग भी करते हैं। तो कह रहा था अगर इम्प्योरिटीज ऐड हैं तो डोपिंग फंक्शन क्या होगा हमारा। तो कहता है अगर हमारा इम्प्योरिटीज ऐड है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है वो पार्टिकल को इन्वॉल्व करते हैं सेम तरीके से, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है, ड्यू टू द आयनाइज्ड डोनर एनर्जी लेवल। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, हमने पढ़ा था, या तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है इम्प्योरिटीज के कारण, या एक होल्स ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन और होल्स सेम नहीं रहते ड्यू टू द इम्प्योरिटीज। तो कहता है वो स्पिन तो अभी भी करता है, लेकिन जो डोनर एनर्जी लेवल होता है वो खाली नहीं रह पाता, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अंदर अब डबल हो गया। क्यों, अगर मान लो एक होल एक्स्ट्रा है तो
तो डबल पॉजिटिव चार्ज हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो डबल नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जिसके कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है डोनर का, वो फर्मी लेवल में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सिमिलरली अगर एक्सेप्टर की बात करें तो उस केस में क्या होगा, वो डबल इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा हो जाते हैं तो डबल नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जिसके कारण उसे अलाउ नहीं करता टू रिक्वायर डिफरेंट एनर्जी, कि वो अपने एनर्जी प्लेस को चेंज करे। तो हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी यहाँ पे, दोनों में एक रिस्ट्रिक्शन लग गई है ना। तो हमने ये चीज यहाँ पे सेमीकंडक्टर में फाइंड आउट की कि जो दोनों टू फोल्ड डीजेनरेट वैलेंस बैंड होते हैं वो इस फैक्टर को इंक्रीज कर देते हैं 4 टाइम्स। 4 टाइम्स वो स्क्वायर फैक्टर को यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि हमें इसकी जरूरत क्या है। नेक्स्ट फर्मी लेवल से डिस्ट्रीब्यूट करने की, उनको एनर्जी देने के बाद उनको एक स्पेस प्रोवाइड कराने की हमें जरूरत क्या है। तो वो कहता है हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में एक पर्टिकुलर फैक्टर होता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या? कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। अगर हमें उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो हमें इन इलेक्ट्रॉन्स होल रिकॉम्बिनेशन पेयर्स को बढ़ाना होगा। और ये कैसे बढ़ेंगे? जब हम उन इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेसिफिक वहां पे लोकेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि ये यहाँ से मूव करके वहां जा सके। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इन मटेरियल की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर सके टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, उसे, या फिर जो प्रोबेबिलिटी होगी। तो जैसे अगर हम बैंड थ्योरी की बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंडक्शन बैंड में जाएंगे टू कंडक्ट द करंट हैव अ मैकेनिज्म। अब वो मैकेनिज्म क्या होता है? इट इज नोन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कैरियर ऑफ द कंडक्शन बैंड, क्योंकि कंसंट्रेशन का लेवल क्या है। अब अगर हम बात करते हैं फर्मी डायरेक्ट एक्सप्रेशन की, तो देखो देखो बेटा, देखो देखो हमने फॉर्मूला एक्सप्रेशन डिराइव करना था, तो मैथमेटिकली हमने मान लिया जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की किसी भी एनर्जी स्टेट पे, किसी भी एनर्जी के पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, और किसी भी टेम्परेचर पे एट अ गिवन एनर्जी एंड एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर मान लिया हमने 40 केल्विन है, ठीक है। तो उस पे जो हमारी एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्सपोनेंट की पावर E माइनस ई एफ अपॉन में KBT। अब यहाँ पे सारी टर्म्स हमें पता है बेटा। K क्या होता था यहाँ पे? KP क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। KP क्या होता है हमारा यहाँ पे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23। T क्या होता है हमारा? टेम्परेचर। ET क्या हो गया बेटा हमारा? फर्मी लेवल एनर्जी। ये ET फर्मी लेवल एनर्जी। तो हमने क्या किया, हमने अब ये निकालना था कि इसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे करेंगे। हमने मान लिया हमारी जो टोटल एनर्जी होगी वो EF के बराबर होगी। तो वहां से हमें क्या पता लगा? हमने इसकी वैल्यू डाल दी, हमने E की वैल्यू EF के अंदर पुट कर दी। जैसे EF के अंदर पुट की ये वैल्यू, तो इसको सोल्व किया। जब सोल्व किया तो बेटा क्या आएगा? देखो ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया? E टू द पावर 0। तो क्या बचा? 1 अपॉन में 1 प्लस E टू द पावर 0। E टू द पावर 0 क्या होती है? 1। जब इसको सोल्व किया तो क्या आया? हाफ। That is the proof that it follows Pauli exclusion principle। ये हाफ स्पिन जब होगा तभी ये एनर्जी को मूव करा पाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर हाफ स्पिन पे टाइम नहीं करेंगे तो जो एनर्जी होती है उसको वो ट्रांसफर नहीं करा सकते इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट एक चीज और देखो बेटा,
अभी जब हमने डायग्राम पढ़ा ये वाला, ये जो हमने इसका ग्राफ पढ़ा है, इस ग्राफ को ध्यान से देखना भी। अगर 0 डिग्री सॉरी 0 टेम्परेचर है, 0 केल्विन, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लो एनर्जी पे रहते हैं, तो वो ऑक्यूपाई करते हैं लोअर एनर्जी स्टेट, नीचे नीचे रहेंगे। तो जो हाईएस्ट स्टेट होती है वो ऑक्यूपाई होती है इसमें फर्मी लेवल। तो उसके कारण क्या होता है, नो एनर्जी स्टेट विच लाई अबव द फर्मी लेवल आर ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। जीरो पे क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गए हमारे, नीचे, ऊपर कोई गया ही नहीं, सारे सारे किसमें, बैलेंस बैंड में। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक स्टेप फंक्शन डिफाइन किया था, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो कि ये ब्लैक लाइन से डिनोटेड है। अब जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी गेन कर ली। जैसे जैसे एनर्जी गेन की वो राइज करना स्टार्ट हो गई, कंडक्शन बैंड में मूव करना स्टार्ट कर गए, तो टेम्परेचर और बढ़ा। तो यहाँ से साफ पता लग रहा था कि ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड स्टेट जो है वो क्या है, ब्लू और रेड लाइन। मतलब एक ये शो कर रहा है जो जो सा टेम्परेचर बढ़ा तो कितनों ने अपनी प्लेस वहां पे ऑक्यूपाई करते चले गए और कितने अपनी स्पेस अनऑक्यूपाई करते चले गए। अब कंफ्यूज मत होना, एक ऑक्यूपाई कर रहा है और एक अनऑक्यूपाई कर रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स अपने स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और जो होल्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी स्पेस वो अनऑक्यूपाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये था हमारा इधर वाला वैलेंस बैंड, ये हमारा कंडक्शन बैंड। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब वो 5 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ मूव करके यहाँ जगह लेंगे तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि वो अपनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जब ये मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहे हैं, अब यहाँ पे 5 होल्स क्रिएट हो गए ना। तो जो 5 होल्स यहाँ पे क्रिएट हो गए, इसे हम लोग कहते हैं कि वो अपनी प्लेस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो अपनी प्लेस यहाँ पे अनऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। अगर हम फर्मी लेवल सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी करा दिया था। ये इंट्रिंसिक होता है, फिर हमारा एक्सट्रिंसिक होते हैं, 2 टाइप के, एन और पी टाइप के। हमने क्या पढ़ा था, इंट्रिंसिक में ये फर्मी लेवल जो भी कहाँ होती है, बीच में, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या रहते हैं, सेम। एन टाइप में कहाँ होती है, कंडक्शन बैंड के बिल्कुल पास। और पी टाइप में कहाँ होती है हमारी, वैलेंस बैंड के बिल्कुल पास, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के आगे पीछे होती है। ठीक है, एन टाइप में हमारी होगी कंडक्शन बैंड के बिल्कुल नीचे, और पी टाइप में होती है वैलेंस बैंड के बिल्कुल ऊपर। ठीक है, अब उसमें पहले वाले में क्या होता है, नो इम्प्योरिटीज थी इसलिए वो सेंटर में थी। ठीक है, इक्वल चांस था उसके पास कि हर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, उसका बराबरी का चांस है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करके आगे चले जाए। ठीक है, और एन टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या थे, ज्यादा होते थे इन कंपेयर टू होल, तो उसमें क्या होता था, उसका ग्रेटर चांस था कि वो इलेक्ट्रॉन पार करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। इसका रिवर्स अगर उसकी बात करें दूसरे वाले की, उसमें क्या होते हैं, होल ज्यादा होते थे तो उसमें कम चांसेस थे कि इलेक्ट्रॉन मूव करके आगे जा पाए। इसी के ऊपर था हमारा ये पूरा पूरा टॉपिक, फर्मी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। जी को कोई भी डाउट है तो अच्छा पूछो। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ठीक है, ये एक टॉपिक है, पेपर में आता है, अगर ऑनलाइन पेपर भी होते हैं ना हमारे तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएंगे, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ओके सर। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना बेटा। ओके सर। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नहीं करना रीजन।